ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के बाप नहीं, दादा, परदादा, लकड़दादा, न जाने और कौन सा दादा, वो तुलना नहीं हो सकती। अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कहे कि मेरे को तो शाम को खाने के लिए नहीं है, कोई शूद्र लोग पूजा पूजा रखे तो मेरे को खाने को मिलता है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, कोई भी ब्राह्मण ऐसा एक तो बोलता नहीं है, क्योंकि जो भिकार चोट ब्राह्मण है वो भी सबसे ऊपर है। मनुस्मृति ने SC ST OBC के अधिकारों को छीना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने SC ST OBC को अधिकार दिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति में जिस जिस को भी डिनाई किया उन सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिला। महाराष्ट्र में ये मिसअंडरस्टैंडिंग फैल गया है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जो अछूत जाति के लोग हैं वो शूद्र हैं। अछूत जाति के लोग शूद्र नहीं हैं। अछूत जाति के लोग आउटकास्ट है, वर्ण बाह्य है। यानी जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसके बाहर के लोग हैं। अछूत जो है वो वर्ण व्यवस्था के अंदर के लोग नहीं है, वो वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। और ये बात समझने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पिछड़ा वर्ग OBC के जागृति के लिए उन्होंने हु वेर द शूद्रा नाम का ग्रंथ लिखा था। ये OBC के लोगों को जगाने के लिए लिखा था। और उसके बाद उन्होंने अनटचेबल नाम का दूसरा ग्रंथ लिखा। मैं सबूत के तौर पर आप लोगों को थोड़ा बता रहा हूं ताकि बात समझ में आ जाए कि अनटचेबल और शूद्र ये दो अलग वर्ग है। अगर हम शूद्र के बारे में कुछ और कहा जाए तो कहा जा सकता है कि जो शूद्र वर्ण के लोग हैं वो अनटचेबल नहीं हो तो टचेबल है। ब्राह्मण को अगर पानी वानी पीना है तो OBC के घर से वो पी सकता है, वो उसको कुछ होता नहीं है, मतलब वो पानी शुद्ध होता है। वही पानी किसी अछूत के हाथ से पिलाए वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार वो अछूत है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अछूत ग्रंथ लिखा वो ग्रंथ इस बात का प्रमाण है कि शूद्र और अछूत अलग अलग लोग हैं। तो उन्होंने जैसे शूद्र पहले के कौन थे ये ग्रंथ लिखा, उसी तरह से अछूत पहले के कौन थे ये ग्रंथ लिखा। तो उस ग्रंथ में उन्होंने लिखा अछूत पहले के कौन थे, तो अछूत पहले के बुद्धिस्ट लोग थे। बुद्धिस्ट लोगों पर ब्राह्मण धर्म ने बहिष्कार डाला, बहिष्कृत किया। बहिष्कृत करने की वजह से वो अछूत हो गए, या ब्राह्मणों ने उनको बहिष्कृत करने की वजह से उनको अछूत बनाया गया। ये अनटचेबल नाम का जो ग्रंथ है बाबा साहब ने लिखा, वो उसमें उन्होंने ये प्रमाण देकर, एविडेंस देकर के प्रूव किया। तो मैं महाराष्ट्र के जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों ने महाराष्ट्र में जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाया वो पढ़े लिखे लोगों ने फैलाया। ये शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र है, नहीं, शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है। अछूत लोगों को शेड्यूल कास्ट कहा गया है। बैकवर्ड क्लास के लोग अछूत नहीं है। बैकवर्ड क्लास के लोगों को ब्राह्मण छू लेते हैं, ज्यादा नहीं करते, छू लेते हैं।
अनटचेबल भी अधिकार वंचित है और जो शूद्र है वो भी अधिकार वंचित है। दोनों अधिकार वंचित है, फर्क छू लेते हैं, इतना फर्क है केवल। तो ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं महाराष्ट्र में, खास तौर पर अम्बेडकराइट कहने वाले जो लोग हैं, उनको ये समझना है। और सबूत के तौर पर मैं ये बता रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लोगों को जगाने के लिए हु वेर द शूद्रा नाम का ग्रंथ 1946 में लिखा। और ये बात मैं किस आधार पर बोल रहा हूं? ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हु वेर द शूद्रा नाम का जो ग्रंथ है उसके प्रीफेस में लिखा, उसके प्रस्तावना में लिखा, ये उन्होंने ही लिखा। तो एक तो ये बात, इसका परिणाम दुष्परिणाम हुआ। क्या हुआ? नहीं, शेड्यूल कास्ट शूद्र है और जो शूद्र है वो क्षत्रिय है, तो उसको उसका गठबंधन बनने के बजाय वो दूर चला गया। तो ये योजनाबद्ध तरीके से हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को ये बात समझना है। और इसको सुधार करने के लिए ही जब काशीराम जी ने संगठन बनाया बामसेफ का, तो बाबा काशीराम जी ने बामसेफ नाम का जो संगठन बनाया, तो BAMCF बैकवर्ड जो शब्द उन्होंने बनाया बैकवर्ड, तो ब्रैकेट में लिखा SC ST OBC। ये सारे के सारे बैकवर्ड है। SC बैकवर्ड है, ST बैकवर्ड है, OBC बैकवर्ड है। आपको समझाने के लिए आपको बताता हूं, कुछ ज्यादा बैकवर्ड है, कुछ कम बैकवर्ड है, मगर है सारे के सारे बैकवर्ड है। और इसके बैकवर्ड होने का ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर अगर आधार बताया जाए, तो शूद्र जो OBC है वो भी अधिकार वंचित है और SC और ST के लोग भी अधिकार वंचित है। आदिवासी कौन है? तो जिनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। ज्यादातर जो आदिवासी 80% आदिवासी आज भी जंगलों में निवास करते हैं। 20% आदिवासी शहरों में निवास करते हैं। वो भी पढ़ाई लिखाई होने के बाद उनको नौकरी मिल गई तो शहर में आ गए, फिर उन्होंने अपने परिवार को लाया और इस तरह से बस्तियां बनी शहरों में, आदिवासियों की भी शहरों में बस्तियां बनी। और इस तरह से लगभग 20% आदिवासी शहरों में आकर बस गए। मगर आज भी 80% आदिवासी जंगलों में ही रहते हैं। उनका निवास क्षेत्र जो है वो जंगल में ही है और जंगल में होने की वजह से जिसे आज के ज़माने का मॉडर्न डेवलपमेंट है, जैसे शिक्षा के केंद्र हैं वो जंगलों में नहीं है। दूसरा, जीवन में जब ज़्यादा गतिशील होना है प्रगति करने के लिए, तो आपको रोड और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए। जीवन में प्रगति अगर ज़्यादा तेजी से करनी है तो रोड और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए, उससे आप ज़्यादा तेजी से प्रगति कर सकते हैं। तो जंगलों में रोड और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ने के लिए जो रोड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए उसका अभाव जंगलों में होने की वजह से प्रोग्रेस करने के लिए दिक्कतें हैं। तो हम लोगों को ये बारीकियां जानना और समझना जरूरी है। ये इसलिए मैं आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो संविधान ने इन लोगों को नाम दिया, संविधान ने अछूत को शेड्यूल कास्ट कहा,
संविधान ने आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब कहा। ये शब्द प्रयोग बाबा साहब आम्बेडकर ने क्यों दिए? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में उन लोगों को कन्वर्ट करना जरूरी था। कुछ लोग आदिवासियों को भड़काने के लिए कहते हैं, अरे बाबा साहब आम्बेडकर ने आपको आदिवासी नहीं माना, आपको शेड्यूल ट्राइब माना। ऐसा उन लोगों को, भोले लोग हैं, उनको भड़काते हैं। ट्राइब का अर्थ ही आदिवासी होता है। जो अंग्रेजी का ट्राइब शब्द है उसका अर्थ ही आदिवासी होता है। तो ये शब्द शेड्यूल ट्राइब इसलिए बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में आदिवासियों को अधिकार देना है तो कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। उसकी लैंग्वेज है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है। और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब कोई वकील जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज पर बहस होती है। वहां उसके आधार पर आपके अधिकार को सुरक्षित करना, रखना, ये बहस में शब्दों के आधार पर प्रमाणित होता है। तो हमें ये बातें जानना और ये बातें समझना जरूरी है। 1848 से हमारे महापुरुषों ने आंदोलन शुरू किया। ज्योतिराव फुले ने आधुनिक भारत में यह आंदोलन शुरू किया 1890 तक, 42 साल है। और उसके बाद जब ज्योतिराव फुले ने शूद्र और अतिशूद्र, शूद्र का मतलब ओबीसी, अतिशूद्र का मतलब एससी एसटी, जब इन लोगों को जगाने का अभियान शुरू किया तो ब्राह्मणों को लगा, रे तो जग जाएंगे, इनको अधिकार मिल जाएगा। तो ज्योतिराव फुले के आंदोलन को काउंटर करने के लिए ब्राह्मणों ने 1885 को कांग्रेस की स्थापना की। तो ये बात हम लोगों को समझना होगा कि 1848 से जो आंदोलन शुरू हुआ उसने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जो शब्द प्रयोग आज हम यूज करते हैं उसे ज्योतिराव फुले ने शूद्र अतिशूद्र के तौर पर आइडेंटिफाई किया, जिसे बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में एससी एसटी ओबीसी के नाम पर ए आइडेंटिफाई करके लिखा। ऐसा क्यों लिखा? एससी को एससी के अधिकार मिलना चाहिए और एससी के अधिकार कोई दूसरा आदमी हड़प नहीं करना चाहिए। ये बहुत लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज की बातें समझ में नहीं आती। एसटी के अधिकार आदिवासी को एसटी के नाम पर डाला, कोई गैर एसटी आदमी आदिवासियों के अधिकारों पर अतिक्रमण ना करे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में उनको प्रूव किया, प्रमाणित किया और उसी तरह से ओबीसी को भी उन्होंने वहां पर डाला। तो दूसरे लोग जो एससी एसटी ओबीसी के नहीं हैं उनके भौगोलिक या सामाजिक क्षेत्र में प्रवेश करके उनके अधिकारों पर अतिक्रमण ना करे, उनके अधिकार छीन लेने का काम ना करे। तो पर्टिकुलरली ज्योतिराव फुले ने उस समय लोगों को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में जागृत करने का आंदोलन चलाया था। और आज हम लोग, उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और आंदोलन को आगे बढ़ाने के क्रम में 1950 को जो संविधान भारत में लागू हुआ, उस संविधान में भारत के 2-2.5 हजार साल के इतिहास में जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिल गए। 2-3 हजार साल नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन में मिले। इसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मनुस्मृति।
मनुस्मृति ने SC ST OBC के अधिकारों को छीना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने SC ST OBC को अधिकार दिया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो ये बहुत सारे लोगों को ये माइक्रो बातें हैं, ये समझ में नहीं आती। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति में जिस जिस को भी डिनाई किया उन सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार मिला। महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं था, महिलाओं को वोट का अधिकार पुरुष और स्त्री को बहाल हुआ। क्या आप लोगों को पता है कि इंग्लैंड में जब डेमोक्रेसी आई तो महिलाओं को, इतना बड़ा दुनिया को ज्ञान बांटने वाले लोग देश, वहां महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, इंग्लैंड में नहीं था। आप लोगों को जब ये बताऊंगा तो आप लोग अरे नहीं कुछ वामन में हम कुछ गड़बड़ बोल रहा है, यकीन नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट्री बातें बता रहा हूं कि वहां महिलाओं को संगठित रूप से आंदोलन करना पड़ा वोट का अधिकार हासिल करने के लिए। वो आंदोलन करने के बाद उनको वोट का अधिकार मिला। दूसरा, इंग्लैंड में और एक बात थी, वो बात क्या थी? पढ़े लिखे को ही वोट का अधिकार। दो कसौटियां थी, पढ़े लिखे को वोट का अधिकार, टैक्स पेयर को वोट का अधिकार। टैक्स नहीं देते हो वोट का अधिकार नहीं। अब चला हमारे प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं तो टैक्स पे करने का अधिकार कहां से रहेगा? शूद्रों को पाबंदी लगाई, प्रॉपर्टी नहीं रख सके, टैक्स कहां से देगा? ये सारे बात मनुस्मृति के संदर्भ में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये सारे अधिकार बहाल किए। एक कॉन्टेक्स्ट में है, संदर्भ में है। तो महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, इंग्लैंड में भी नहीं था। वहां आंदोलन करके महिलाओं ने वोट का अधिकार हासिल किया। महिलाओं ने यहां वोट का अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किया? कुछ नहीं किया। महिलाओं ने संगठित रूप से आंदोलन किया? कुछ नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर उसका नेतृत्व कर रहे थे। जब उन्होंने संविधान लिखने का काम किया तो संविधान में महिलाओं को भी वोट का अधिकार बहाल हुआ। अगर ये महिलाओं को वोट का अधिकार बहाल नहीं होता, कल्पना करो, थोड़ा सा इमेजिन करो, कल्पना करो, वोट का अधिकार नहीं होता तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री नहीं होती। इतना बड़ा मामला है। उसको वोट का ही अधिकार नहीं, प्रधानमंत्री कहां से बनेगी? क्योंकि वोट का अधिकार होगा तो आदमी चुनाव लड़ सकता है। वोटर लिस्ट में नाम होगा तो चुनाव लड़ेगा। क्योंकि आपका वोटर लिस्ट में कौन से पेज पर नंबर है आपका, वो लिख के देना पड़ता है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ रहे हो तो भी देना पड़ता है। आपके ऊपर कोई पैसा बकाया तो नहीं भारत सरकार का, राज्य सरकार का, वो सारा का सारा चुकता करना पड़ता है। जो कर्जा रखने वाला आदमी है वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो तमाम प्रकार की बंदिशें हैं और इस आधार पर यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था। वो बराबरी का अधिकार, वोट का अधिकार महिलाओं को बहाल हुआ। इससे क्या हुआ? स्त्री और पुरुष राजनीतिक रूप से समान घोषित हो गए। समाज में, वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में महिला बराबर तब भी नहीं थी जब यह अधिकार दिया गया, आज भी नहीं है, मगर राजनीति में महिलाएं पुरुष के बराबर घोषित कर दी गई। और जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, ये संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं है। इसको संविधान की मान्यता नहीं है। अगर संविधान की मान्यता होती तो फिर तो ब्राह्मण धर्म की मान्यता होती।
वर्ण व्यवस्था को मान्यता होती, जाति व्यवस्था को मान्यता होती, अस्पृश्यता को मान्यता होती, आदिवासियों के सेग्रीगेशन की मान्यता होती, महिलाओं के दास्ता की मान्यता होती, तो फिर तो वर्ण व्यवस्था की मान्यता होती। संविधान ने ब्राह्मण धर्म को मानने से इनकार कर दिया। केवल इनकार नहीं किया, उसके विरोध में संविधान में व्यवस्था है, अगर हम लोगों के पास पावर हो, तो संविधान के साथ साथ हम कानून भी बना देंगे। संविधान अलग चीज है, कानून अलग चीज है। ये भी हमारे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि जो संविधान है वो लॉ ऑफ द लैंड है, फंडामेंटल लॉ है, मगर जो कानून है वो कानून बनाना पड़ता है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट, SC ST के साथ अगर भेदभाव होता है तो इतना इतना दंड होगा, इतना इतना सजा होगी, इतना इतना जेल होगा, एक कानून है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फंडामेंटल लॉ है, और कानून जो है वो दंड विधान की व्यवस्था उसमें की करनी पड़ती है। उसी तरह से महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलने की वजह से कोई भी कानून महिलाओं के विरोध में जो ब्राह्मण धर्म शास्त्र में है वो नहीं बनाया जा सकता। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसलिए ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जिसके कानून के आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा सके। तो ये बातें माइक्रो लेवल पर हम लोगों को समझने की जरूरत है। ये भारत में मनुस्मृति के संदर्भ में वो सारे अधिकार जो मनुस्मृति ने महिलाओं को बहाल करने का विरोध किया था, सारे अधिकार बहाल किए गए, और महिलाओं को प्रॉपर्टी रखने का भी अधिकार, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मनुस्मृति में महिलाओं को नहीं है। महिलाओं को अगर उसका पति का मृत्यु हो गया तो उत्तराधिकार में पहला नंबर तो उसकी पत्नी ही है, तो सारी प्रॉपर्टी की हकदार वो होना चाहिए। मनुस्मृति में यह मान्यता नहीं है। मनुस्मृति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, संपत्ति रखने का अधिकार ही महिला को नहीं है, बात कर दिया। मगर संविधान में और हिंदू कोड बिल में ये सारे मामले बाबा साहब आम्बेडकर ने हल किए। हिंदू कोड बिल में मैरिज से संबंधित, हिंदू कोड बिल में संपत्ति से संबंधित, हिंदू कोड बिल में उत्तराधिकार से संबंधित वो सारे मामले हल किए गए हैं। हम लोग हिंदू कोड बिल बोलते रहते, क्या है कोई किसी को पता ही नहीं ये है क्या उसमें। तो उसमें पर्टिकुलर बातें लिखी हुई है, उत्तराधिकार का अधिकार है, और वो कानूनन है कौन उत्तराधिकारी होगा। ये कोई सामान्य बात नहीं है। उत्तराधिकार में अगर मान लो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका पति मर गया तो 1000 करोड़ की मालिक हो जाती है, जितनी है 1000 10,000 जितनी है। अभी एक उद्योगपति मर गया, उसकी बेटी थी, वो सारा उसको उत्तराधिकार में सारा का सारा कई 1000 करोड़ रुपया उसके नाम पर हो गया। तो ये सारी बातें, बहुत सारी बातें हमारे लोगों को पता नहीं है। ये हमारे महापुरुषों के आंदोलन की बदौलत हमारे लोगों को मिले हुए अधिकार है। ये आंदोलन जो हमारे महापुरुषों ने चलाए, चाहे एससी का, अछूतों का, एसटी का, आदिवासियों का, और शूद्रों का, ओबीसी का, ये तमाम लोगों के अलग अलग आंदोलन चले, इसके सारे रिकॉर्ड, सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। आज राष्ट्रीय स्तर पर 36 राज्यों में से 32 राज्यों में ये सारा आंदोलन हम बामसेफ के लोग चला रहे हैं। सभी लोगों को साथ में लेके चला रहे। हमारे एक भाई का ये मुद्दा था
उन्होंने ऐसा मुद्दा यहाँ मेरे सामने उठाया, वो अच्छा किया, क्योंकि जानकारी उनके पास जो है वो उनको यहाँ उठाने के लिए तो बुलाया। यहाँ बोलने पर पाबंदी नहीं है, बोलने पर पाबंदी तो साले ब्राह्मणों की व्यवस्था में। यहाँ तो खुल्लम खुल्ला जो बोलना है बोलो। वामन मेश्राम के विरोध में भी बोल सकते हो, ये भी आजादी है, मगर फिर वामन मेश्राम का सुनना पड़ेगा लास्ट में। फिर बहुत मुश्किल होता है, फिर बहुत सारे लोग छोड़कर भाग जाते हैं, चले जाते हैं। हाँ, क्योंकि फिर मैं सारा विस्तार से बताता हूँ। तो मैं कोई व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई दुश्मनी निकालने का काम करने के लिए मैं बात नहीं करता हूँ। हमारे लोगों को जानकारी का अभाव होने की वजह से ये बात मैं कहता हूँ। जैसे हमारे भाई ने ये बात कही, ये ओबीसी के लोग जो हैं एससी में कार्यक्रम में नहीं आते। अरे ओबीसी एससी नहीं है, ओबीसी एससी नहीं है, ओबीसी अलग है, आदिवासी अलग है, अछूत लोग जो है वो अलग है, और ये तीनों वर्ग के जातियां है। 6247 जाति के टुकड़े हैं। ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए थे, हिंदू मुसलमान। तो ब्राह्मण लोग उनके विरोध में पील पड़े, अरे इन्होंने हमारे टुकड़े किए, हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए। जो ब्राह्मण इसके विरोध में, अंग्रेजों के विरोध में बोलते थे कि अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए, उन ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़े किए। अंग्रेज तो उनके सामने कहीं है ही नहीं, टिक ही नहीं सकते। ब्राह्मण लोग अंग्रेजों के बाप नहीं, दादा, परदादा, लकड़दादा, न जाने और कौन सा दादा, वो तुलना नहीं हो सकती। इतना ज्यादा ब्राह्मणों ने 6247 जाति के टुकड़े किए। ये टुकड़े भारत सरकार ने जनगणना में जाति के नाम पर रिकॉर्ड में है। तो कुछ टुकड़े अछूत जाति के हैं, कुछ आदिवासियों के हैं, और कुछ पिछड़े वर्ग के लोगों के हैं, और तीनों को मिलाकर 6247 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों ने किए। तो ब्राह्मण जो है वो आज क्या कर रहा है, आज के तारीख की थोड़ी बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के घर में जाकर बोले, एससी एसटी ओबीसी के घर में जाके बोले तुम हिंदू हो, है? आगे बोले तो बोलेगा कैसे कैसे, मैं तो शेड्यूल कास्ट हूं, मैं तो शेड्यूल ट्राइब हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ओबीसी हूं। तुम कहते हो हिंदू है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे हिंदू कहां कहता है? ये तुम कह रहे हो। अच्छा ठीक है। दूसरा, हिंदू के नाम पर मेरे को कुछ अधिकार मिलता क्या? नहीं, हिंदू के नाम पर नहीं मिलता। क्यों? अरे अंबेडकर ने अपने को डिवाइड करने के लिए किया, अंबेडकर ने डिवाइड किया, मतलब बदमाशी की भी साली हद होनी चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर ने हमको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी बांटा, हमको बांटा। अरे बाबा साहब अंबेडकर ने 6247 टुकड़ों को 3 में यूनाइट किया। 6247 जाति के टुकड़े ब्राह्मणों ने किए थे, उनको उन्होंने क्या किया? 3 टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया, यूनाइट किया। यहां डिवाइड शब्द नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि यहां कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कसौटियों के आधार पर यूनाइट किया। कोई भी आदमी शेड्यूल कास्ट में नहीं घुस सकता, तो उसके यूनाइट करने का सिद्धांत है। कोई भी आदमी आदिवासी में नहीं घुस सकता, क्योंकि उसको यूनाइट किया गया है, सिद्धांत के। कोई भी आदमी ओबीसी में नहीं घुस,
अगर पंडित बोलेगा मैं भी गरीब हूं, मेरे को भी ओबीसी में ले लो, अगर कोई ब्राह्मण ऐसा कहे कि मेरे को तो शाम को खाने के लिए नहीं है, कोई शूद्र लोग पूजा पूजा रखे तो मेरे को खाने को मिलता है, मैं तो बहुत गरीब हूं, अगर इसलिए मेरे को शूद्र में ले लो, ओबीसी में ले लो। कोई भी ब्राह्मण ऐसा एक तो बोलता नहीं है, क्योंकि जो भिकार चोट ब्राह्मण है वो भी सबसे ऊपर है। भिकार चोट अपना देसी शब्द है, डिक्शनरी में नहीं मिलता है, मगर लोगों को बहुत शुद्ध हिंदी में बोलूंगा तो लोगों को समझ में नहीं आता है, तो देसी भाषा में बोल रहा हूँ। चला भिकार चोट ब्राह्मण अगर है तो भी बोल रहा है नहीं ब्राह्मण हूं, मेरे को खाने को कुछ नहीं मिले, ब्राह्मण नहीं छोड़ सकता, मैं तो ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण हो कैसे? तुम्हारे से ऊपर हूं, कितना? कम से कम 4 गुना। हाइट तो तुम्हारी 6 फीट ही है, मेरी भी 6 फीट नहीं, वो तो फीट का कैलकुलेशन है, समाज का ब्राह्मणवादी व्यवस्था का जो कैलकुलेशन है उसमें मैं तुमसे 4 गुना ऊपर हूं। तो ये उसमें उसको गर्व है, उसमें उसको कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी वो छोड़ने के लिए राजी नहीं है, वो उसी में बने रहना चाहता है। तो वो उनको सर्वोच्चता देने वाला सिद्धांत है, उससे वो अपने को अलग करने के लिए तैयार नहीं है। भारत के संविधान ने वर्ण व्यवस्था को मान्यता नहीं दी, फिर भी वो उससे चिपका हुआ है, छोड़ने के लिए राजी नहीं है।